नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैं अकाउंट्स का 11th क्लास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें कुछ चीज़ें मैं आज आपको सिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो तरह की चीज़ें आपको सीखनी है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल जो बिल मुझे रिसीव करना है, बिल्स पेएबल जो मुझे बिल पे करना है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं किन के बीच होती है। ये सेलर और परचेजर के बीच डील होती है। मतलब मान लो कोई आदमी आपसे गुड्स परचेज करने आया और आपसे बोलता है कि मुझे उधार चाहिए, लेकिन आप कहते हो उधार तो मिल जाएगा लेकिन यार मुझे पैसों की अभी ज़रूरत है। तो आप क्या बोलोगे, चलो एक बिल लिखते हैं जिससे हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो दो तरह के बिल होते हैं, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक नॉर्मल बिल होगा, ठीक है, जिसे बिल बोलेंगे। एक होगा प्रोमिसरी नोट, एक होगा प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है जो पे करने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है ये जो बिल मुझे मिलना है, इसलिए ये असेट्स है और ये है लायबिलिटी आपकी एक तरीके से, अगर आप पे करेंगे तो। ठीक है, असेट्स क्यों है असेट्स, क्योंकि कोई ना कोई डेटर होगा हमारा, डेटर से मुझे मिलेगा ये पैसा और ये क्रेडिटर को हमें लिख के देना होता है। ठीक है, क्रेडिटर से रिलेटेड होता है और ये डेटर से रिलेटेड होता है, ये याद रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी पार्टीज कितनी होती है। पार्टी का मतलब होता है कि इसमें कितने मेंबर या कितने तरीके की पार्टीज होंगी। तो सबसे पहले एक होता है सेलर, गुड्स को सेल करता है जो। एक होता है बायर, जो गुड्स को बाय करेगा। ठीक है, सेलर और बायर, सेलर और बायर। लेकिन यहाँ पे सेलर और बायर नहीं होता। मान लो इसने गुड्स इसको सेल करी है, इसका मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे देते रंगा और इसका नाम दे देते बिल्ला। रंगा ने बिल्ला को गुड्स बेची हैं, ठीक है। तो रंगा ने बिल्ला को जब गुड्स बेची तो वो बायर हो गया, सेलर हो गया। ये कहेगा पैसे, वो कहेगा पैसे नहीं है। क्या करना है, एक बिल लिखना है। तो बिल जो ड्रॉ करेगा, जो बिल लिखेगा, ड्रॉवर बोलेंगे उसे। ड्रॉ कौन करेगा, ड्रॉ BR ड्रॉ करेगा ये आदमी, सेलर। सेलर इससे कहता है बिल लिख लो। तो बायर बोलता है, बिल्ला बोलता है रंगा से कि बिल लिख लो। तो ड्रॉवर क्या करेगा, मतलब जो रंगा है वो बिल लिखेगा, उसे बोलेंगे ड्रॉवर। ड्रॉवर हु राइट्स द बिल, हु राइट्स द बिल, ड्रॉवर। हु इज कॉल्ड ड्रॉवर, ड्रॉवर हु राइट्स द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। ठीक है, कोई पूछता है हु इज ड्रॉवर, यू कैन से दैट हु राइट्स द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। फिर इसमें एक टर्म आती है ड्रॉई। ड्रॉई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई का मतलब ये बायर जो है, या इसे एक्सेप्टर भी कहते हैं बच्चों, एक्सेप्टर। ये क्या करेगा, बिल लिखेगा, बिल लिख के दे देगा बिल्ला को। बिल्ला उसमें अपने साइन कर देगा, बिल्ला वाले जब वो साइन कर देगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्टर या फिर इसे ड्रॉई कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे ड्रॉई के में, हु एक्सेप्ट्स द बिल, हु एक्सेप्ट्स द बिल, एक्सेप्ट्स द बिल। उस बिल में क्या लिखा होगा, उस बिल में क्या लिखा होगा, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। उसमें ये लिखा होगा कि मैं बिल्ला इतने दिनों बाद रंगा को इतने रुपए दे दूंगा, या ये रंगा अपने बिहाफ पे भी लिख सकता है कि बिल्ला मुझे इतने रुपए इतने दिनों बाद दे देगा और वो साइन कर देगा। लेकिन बिल्ला के बिहाफ पे ही लिखा जाता है, लिखता ड्रॉवर है लेकिन लिखेगा क्या, बिल्ला, कि मैं बिल्ला इतने दिनों बाद रंगा को इतने रुपए दे दूंगा। ठीक है, ड्रॉवर समझ आया, ड्रॉई समझ आई। इसमें एक और चीज होती है पेई। पेई, यहाँ पे मैं अभी अकाउंट इसमें जो यूज होने वाली टर्म्स है वो बता रहा हूँ। पेई,
पे का मतलब है फाइनल में जो अमाउंट रिसीव करेगा उसे हम पे कहेंगे। हु गेट्स फाइनल पेमेंट, हु गेट्स या हु रिसीव्स फाइनल पेमेंट, हु रिसीव्स फाइनल पेमेंट फ्रॉम हु, ड्रॉवर। ठीक है, फ्रॉम होम, ड्रॉवर। जो भी फाइनल पेमेंट मुझे मिलेगी ड्रॉवर से वो पे ही होगा। अब पे कैसे, अब यहाँ पे पे कौन हो सकता है, पे कौन कौन हो सकता है मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं, ये तो आपको ड्रॉवर समझ आ गया, हु राइट्स द बिल, एंड ड्रॉई इज हु एक्सेप्ट्स द बिल, एंड पे इज हु रिसीव्स द फाइनल पेमेंट। ठीक है, जो रिसीव करता है फाइनल पेमेंट वो कौन होता है, पे ही होता है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन लर्न करनी है और यहाँ से आपको समझना है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं ये चीज आपको समझा चुका। अब यहाँ पे पेमेंट कौन रिसीव करेगा, आपको तो ये लगेगा कि सिर्फ ड्रॉवर ही रिसीव करेगा, मतलब रंगा को रिसीव करनी चाहिए, नहीं। अब मान लो रंगा जो है, रंगा क्या करता है, उसको बिल मिल गया, ठीक है। अब उस बिल में क्या लिखा था, अब उसमें बिल में क्या लिखा था कि मैं 3 महीने बाद बिल्ला क्या कह रहा है, 3 महीने बाद इसको पेमेंट करूंगा। तो 3 महीने बाद जो पेमेंट होगी वो रंगा को ही करना है, इसे बिल्ला को। लेकिन इस बीच में 3 महीने तक ये वेट ना करके क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। एक तो उस बिल को, पहला बिल डिस्काउंट करा सकता है बैंक से, बिल क्या करा सकता है, डिस्काउंटेड विद बैंक। इसका भी मतलब बताऊंगा आपको, डिस्काउंटेड विद बैंक। दूसरा क्या कर सकता है, ये बिल किसी अपने क्रेडिटर को सेंड कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर। थर्ड होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। वैसे तो है तो 4 केस, पहला केस तो बिल खुद ही उसको मिलेगा, पहला केस वो हो गया। तो ये चीजें वो करा सकता है। मैं सबसे पहले आपको बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का मतलब बता दूं। इसका मतलब होता है कि कोई भी, जैसे रंगा है अपने बैंक में उस बिल को लेके जाएगा, बिल बैंक वाला क्या बोलेगा, कहेगा देखो ये बिल है, रंगा बैंक को बोलेगा देखो ये बिल है, मुझे बिल्ला ने दिया है, बिल्ला 3 महीने बाद ये पेमेंट मुझे करने वाला था, लेकिन आप क्या करो, ये पेमेंट आप मुझे दे दो। तो बैंक कहेगा ओके मैं बिल्ला से ले लूँगा पैसे। लेकिन बैंक बिना फायदे के काम नहीं करता, बैंक क्या करेगा, इसमें डिस्काउंट काटेगा। मान लो 10,000 का बिल था तो उसमें कुछ बैंक का अपना चार्ज होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, वो उस हिसाब से काट लेगा। मान लो 500 रुपये काट लिए तो 9,500 किसको दे देगा, रंगा को दे देगा, रंगा का काम बन गया। फिर 3 महीने बाद जो बिल्ला है वो किसको पैसे देगा, बैंक को देगा। अब यहाँ पे देखो बैंक, पे ही कौन होगा, यहाँ पे मैं पे ही बताऊंगा आपको। पे का मतलब समझाने के लिए मुझे ये सब लिखना पड़ रहा है, पे कौन होगा। अब यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, तो फाइनल पेमेंट कौन रिसीव करेगा लास्ट में, बैंक। तो यहाँ पे कौन होगा, ये बैंक होगा। ठीक है, समझ आ गया। पहले वाले केस में अगर रंगा इस बिल को क्या रखता, अपने पास ही रखता, तो ये रंगा ही होता। फिर दूसरे वाले केस में कौन होगा, फाइनल पे ही क्रेडिटर। अब मान लो क्रेडिटर ने किसी और को इंडोर्स कर दिया तो फिर वो होगा फाइनल। इसमें क्या होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में, इसमें भी बैंक होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। पे का मतलब हु रिसीव्स द फाइनल पेमेंट कॉल्ड पे। ठीक है, अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। चलिए आगे मैं आपको यहाँ पे मैच्योरिटी डेट बता दूं। मैच्योरिटी डेट क्या होती है, सबसे पहले मैच्योरिटी डेट और एक होती है ड्यू डेट। ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट एक ही बात है, थोड़ा सा फर्क है, बस बता देता हूँ। अब देखो, मान लो मैंने 1 जनवरी को कोई बिल लिखा, ठीक है, और उसमें 2 मंथ बाद मुझे पेमेंट मिलेगी। 2 मंथ बाद
1 जनवरी 2019 को कोई बिल लिखा गया, ये 20 कर लेते, 20 चल रहा है तो ठीक है, 2 मंथ बाद मुझे पेमेंट मिलेगी। तो कब मिलना चाहिए? फरवरी तो बीत गया, जनवरी से फरवरी 1 महीना, फरवरी से मार्च दूसरा महीना, तो 2 महीने हो गए। तो इसका मतलब 1 मार्च 2020 क्या होगा, क्या होगा आपका, ये ड्यू डेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हो सकता है 1 तारीख को कुछ काम हो, आपको ना पेमेंट कर पाओ या बैंक बंद हो, तो 1 तारीख हटा दो। ठीक है, 2 तारीख को भी कुछ काम हो सकता है। तो इसलिए जब जो ड्यू डेट होती है उससे उस तारीख को अगर हम पेमेंट नहीं कर पाते या पेमेंट नहीं रिसीव कर पाते, तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे ग्रेस पीरियड नाम से टाइम दे दिया जाता है। ग्रेस पीरियड या ग्रेस टाइम का मतलब होता है इसमें कुछ दिन एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं 3 डेज। तो 3 डेज उसमें ऐड कर देंगे। 1 मार्च के बाद 3 दिन और मिल गए, तो 4 मार्च 2020 आपकी क्या हो गई, ये हो गई मैच्योरिटी डेट। ठीक है, ड्यू डेट कह सकते हो, मैच्योरिटी डेट कह सकते हो। बिल मैच्योर कब हुआ था, 1 तारीख को 1 मार्च को मैच्योर हो गया था, फिर उसके बाद आपको ड्यू डेट कितनी मिल गई, आपको 4 तारीख मतलब 4 तारीख आपको मिल गई। ठीक है, तो मैच्योरिटी डेट वो होती है जब आपको पेमेंट करनी होती है, और ड्यू डेट वो होती है जिसमें आपको 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए, या मैच्योरिटी डेट भी यही मान सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं, कुछ केसेस क्या होते हैं कि जब मैच्योरिटी डेट होती है, मतलब जो ड्यू डेट होती है, उसमें ग्रेस पीरियड जब आप लिखोगे, अगर कोई नेशनल हॉलीडे है तो वहाँ पे फिर आपको 1 दिन पहले पेमेंट करनी पड़ती है। ये नहीं कि आपने ग्रेस पीरियड 3 दिन ले लिया, तो 3 दिन के बाद आपकी डेट आ रही है 16, तो 16 या 15 को पेमेंट करेंगे, 15 में नहीं करेंगे। मान लो आपने आपकी 3 दिन ऐड करने के बाद भी डेट कब आ रही है, 15 अगस्त आ रही है, तो 15 अगस्त को पेमेंट नहीं करनी है, आप 15 अगस्त को कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस दिन नेशनल हॉलीडे होता है। तो नेशनल हॉलीडे से पहले 1 दिन पहले ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको मैच्योरिटी डेट का और जो मैंने ड्रॉइंग उनके बारे में समझाया आपको समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उनके अकाउंटिंग एंट्रीज बताऊंगा। थैंक यू।